फिटनेस या एनर्जी लाते कहाँ से? अच्छा काम आप करते रहें, पॉजिटिव विचार के साथ आप काम करते रहें तो अपने आप ही एनर्जी 2 सालों में सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगी? सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उस जिम्मेदारी के अनुरूप अपने आप को बनाना। क्योंकि मेरे ऊपर अगर विश्वास व्यक्त किया कि मैं एक सामान्य और छोटा सा कार्यकर्ता इस जिम्मेदारी दी है तो उसके अनुरूप अपने आप को कैसे बनाएं। तो इन 2 वर्षों में मेरे लिए यही एक बड़ा प्रयास था। इन 2 सालों में बतौर प्रदेश अध्यक्ष वो कौन सा ऐसा काम है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिला? कहीं कार्यकर्ता दिन में लोग नहीं मिले तो रात को बैठक कर रहा था, कहीं कार्यकर्ता पानी की टंकी पर इसलिए चढ़ रहा था कि वह नेटवर्क आ जाएगा और फीड करेंगे। ये जब मैंने देखा तो मुझे तो बहुत संतुष्टि हुई कि कार्यकर्ता किस प्रकार से काम करता है। तो बूथों पर 90% से ऊपर डिजिटाइजेशन जो होना ये सामान्य घटना नहीं थी, ये बड़ा सुकून देता। वो ऐसा पल जब आप जनता के बीच में गए जिसने आपको भावुक कर दिया? मैं उज्जैन के पास एक गांव में गया था बूथ विस्तारक योजना में। वहाँ जब हमारे 81 वर्षीय हमारे एक कार्यकर्ता जनसंघ के जब मैं उनसे मिला, हमारे मीडिया के मित्र भी साथ में थे, तो जब उनको देखा उनका सम्मान किया तो बड़े भावुक हो गए और उनके मन आंखों में आंसू आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने जिसका हमने काम किया, जो उसका प्रदेश अध्यक्ष मेरे घर आया है, तो ऐसे जो क्षण हैं ये क्षण बहुत भावुक कर दिए। जब हमारी माता बहनों के वक्ष स्थलों पर आतंकवाद के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद गोद दिया जाता था, तो इतने भावुक क्षण थे। लेकिन जब वो धारा 370 हटी जिसके लिए जनसंघ और बीजेपी बनी, तो ये भी एक बड़ा अलग प्रकार का भावुक क्षण था जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे थे, जिसके लिए जनसंघ भारतीय जनता पार्टी बनी। वो कलंक भारत माता के सिर मुकुट पर नहीं है, स्वतंत्र भारत माता है और कश्मीर उस धारा 370 से भी आजाद। सिंह जी लगातार आपको निशाने पर लिए हुए हैं, कैसे देखते हैं? आपके ऊपर सीधे तौर पर अवैध माइनिंग के उन्होंने आरोप लगाए, लेकिन मैं उनको चैलेंज करता हूँ, मेरे जीवन के अंदर अगर दाग दिखा देंगे ना तो मैं वो सामने आकर के मुझसे बात करें, तब उनको पता लगेगा ये इस प्रकार के झूठ और छल कपट की राजनीति क्यों करते हैं, किसके सहारे पे करते हैं। कि देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और कानून से चलेगा, शरीयत के कानून से नहीं चलेगा। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वीडी शर्मा जी, आप सांसद भी हैं, बड़े नेता हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में विकास अब एक मुद्दा है, या फिर जो तमाम जो सेंटिमेंटल जो मुद्दे हैं, जो हम कह सकते हैं कि धार्मिक मुद्दे हैं? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर विकास ही बड़ा मुद्दा है। भारत के प्रति मान सम्मान जो दुनिया के अंदर बढ़ा, ये मुद्दा है जो इन लोगों से झिलता नहीं। हिंदुत्व मुद्दा होगा या विकास? मध्य प्रदेश के अंदर विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश के गरीब कल्याण का जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का हमारा अभियान चला है और हर गरीब का जीवन बदला, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि इतने व्यस्तता आपकी रहती है, अब पारिवारिक जिम्मेदारी भी हैं, आप पिता भी बन चुके हैं, कितना समय दे पाते हैं? घर वाले नाराज तो नहीं होते? प्रयास करता हूँ। मेरी छोटी अभी बच्ची है, अभी 7 महीने की हुई है, तो उसका कभी प्यार मिलता है, उतना ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं तो कष्ट तो होता है। शर्मा जी का अगला जो लक्ष्य है या अगला खुद को कहाँ देखते हैं? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा स्टेट में कोई बड़ा पद होता नहीं है संगठन में। मुझे हमेशा एक ही लक्ष्य रहता है, जो काम मिला है उस काम को अच्छे से अच्छा कर सकें, और मैं प्रयास कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के शुभंकर और अध्यक्ष वीडी शर्मा एक नाम ही नहीं है, कहा जा सकता है कि संगठन में वो चेहरा है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगातार नरिश करते रहते हैं, जड़ों को मजबूत करते रहते हैं, युवाओं में बेहद लोकप्रिय है, और कहा जा सकता है कि संगठन में एक जाना पहचाना नाम न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। 2 साल बतौर मध्य प्रदेश के अध्यक्ष तौर पर पूरे हो चुके हैं। आज हम उनसे खास चर्चा करने की कोशिश करेंगे और उन पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे जो एक अध्यक्ष और इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष आपके साथ साझा करना चाहेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया फर्स्ट में सर। धन्यवाद आशुतोष जी। आपसे जब भी मुलाकात होती है वही ऊर्जा और वही एनर्जी मैं फील कर पाता हूँ। ये सबसे पहले सवाल, ये फिटनेस या एनर्जी लाते कहाँ से? ठीक है, ये तो अपना काम सतत करते रहते हैं और अच्छा काम आप करते रहें, पॉजिटिव विचार के साथ आप काम करते रहें तो अपने आप ही एनर्जी आती है। और संगठन का काम करने में एक अलग आनंद आता है, क्योंकि ज़िंदगी भर संगठन को खड़ा करने में, कार्यकर्ताओं के साथ उनके साथ मिलने में जो आनंद आता है और उसी से एक एनर्जी आती है। जब काम करते हैं, मेहनत करते हैं तो उससे जो उत्साह आता है उसके कारण से अपने आप को भी एक अलग प्रकार की एनर्जी मिलती है। इसलिए संगठन में कार्यकर्ता ही महत्वपूर्ण है और कार्यकर्ता जब आगे बढ़ता है और ताकत से बढ़ता है तो नेचुरल एनर्जी मिलती है। और भगवान से भी मेरा एक प्रयास रहता है
चाहे वो बाबा महाकाल हो, माँ नर्मदा हो या नलखेड़ा हो। मैं कभी कभी जब मुझे लगता है कि भगवान से आशीर्वाद भी लेना है तो हम ये प्रयास करते रहते हैं। मैं खजुराहो के अंदर मतंगेश्वर भगवान के दर्शन करने भी इसलिए जाता हूँ कि भगवान से आशीर्वाद मिलता रहे। पन्ना के अंदर जाता हूँ तो वहाँ भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। तो इसलिए लगातार ये भी एक ज़रूरत है कि जब हम काम करते हैं तो एक आध्यात्मिक दृष्टि से भी भगवान का आशीर्वाद और उससे भी एक एनर्जी मिलती है। कई युवा हमसे फ़ोन करके पूछते हैं, मुझे अवसर भी मिला है आपके साथ भोजन करने का, ये सवाल मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। उसी तरह वही सादा जीवन, वैसे ही जो सरल भोजन आप करते हैं, वो उसी से ही इतनी पूरी जो है एनर्जी गेन करते हैं शारीरिक तौर पे? ये तो एक सामान्य तौर पर प्रक्रिया हमेशा रही है, आज से नहीं, बरसों से। मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, किसान का बेटा हूँ, गांव के अंदर रहा हूँ और उन सारी परिस्थितियों को देखा है। इसलिए इन परिस्थितियों में रह कर के अपने काम को करना और पद्धति के अनुरूप अपने आप को आगे बढ़ाना, ये जो प्रयास है। और ऐसे लोगों ने भी, ऐसे व्यक्तित्व भी रहे हैं जिन्होंने मुझे हमेशा ये आशीर्वाद दिया है और मुझे करेक्ट भी किया है। तो उसी का परिणाम है कि इस दिशा में लगातार आगे बढ़ते हैं। तो सामान्य तौर पर जो कार्यकर्ता सामान्य से सामान्य रहता है, वो अपने आप को ये समझे कि मैं उनके बहुत नज़दीक हूँ या वो अपना माने, वो तभी मान सकता है कि अगर किसी के घर में सामान्य चाय पीना है तो मैं चाय पर भी जब बैठता हूँ तो उसको ये फील नहीं हो कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ और इसलिए मुझे कुछ पता नहीं क्या क्या मेरे घर में है कि नहीं है। तो ये सहज स्वरूप आज से नहीं, मैं तो हमेशा से कार्यकर्ताओं के साथ इसी प्रकार से भाव में रहा हूँ, तो आज भी उसी प्रक्रिया में काम कर रहे हैं। पीडी जी, आपने जब पदभार संभाला था उस समय मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था। 15 फरवरी को जब आपने कार्यभार ग्रहण किया, उसके 1 महीने बाद ही सरकार की वापसी होती है भारतीय जनता पार्टी की, और बहुत बड़ा एक नाटकीय घटनाक्रम भी होता है। वो दौर, अब का दौर, इन 2 सालों में सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगी? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मैं तो ये मानता हूँ कि जब मुझे छोटे मेरे जैसे कार्यकर्ता को जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, मेरी ये कल्पना नहीं थी। मैं एक सांसद के तौर पर मुझे संगठन ने कहा था और एक अच्छा पार्लियामेंटर बनना, ये मैं सोच रहा था कि संसद के अंदर एक अच्छा परफॉर्म करते हुए अपने क्षेत्र में, उसका प्रयास अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, माननीय शिवराज जी, इन सब ने मिलकर के अगर मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उस जिम्मेदारी के अनुरूप अपने आप को बनाना। क्योंकि मेरे ऊपर अगर विश्वास व्यक्त किया कि मैं एक सामान्य और छोटा सा कार्यकर्ता इस जिम्मेदारी दी है तो उसके अनुरूप अपने आप को कैसे बनाएं। तो इन 2 वर्षों में मेरे लिए यही एक बड़ा प्रयास था कि इसके अनुरूप अपने आप को मैं ढालूं, इस जिम्मेदारी के अनुरूप अपने आप को बनाऊं, सभी वरिष्ठों के सहयोग और आशीर्वाद से। तो एक मैंने प्रयास किया है और कुछ कदम इसमें मैं बढ़ाऊं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए ये थी। बाकी संगठन काम के बारे में मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि आइडियल ऑर्गेनाइजेशन आज से नहीं, बरसों से है। ये प्रदेश सरदेव ठाकरे जी का, राजमाता सिंधिया जी का, प्यारेलाल खंडेलवाल, कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा, ऐसे लोगों का प्रदेश है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी इस प्रदेश के अंदर रहे हैं। तो ऐसे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। इसलिए संगठन तो आइडियल है और एक पूरे भारत के अंदर इस संगठन को माना जाता है। लेकिन हमारा प्रयास ये था कि संगठन को जिस गति से चल रहा था उस गति में हम कैसे सहभागी बन सकते हैं, उसको और इसकी गति आगे कैसे बढ़े। 4 नए पैरामीटर्स में, तकनीक के युग में कैसे हम अपने संगठन को और आज के समय के अनुरूप बना सकें। तो इस दिशा में कुछ कदम बढ़ाने का प्रयास किया है। तो ये एक हमारे लिए चैलेंज था। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, इन 2 सालों में बतौर प्रदेश अध्यक्ष वो कौन सा ऐसा काम है जिससे आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिला, या हमारी सामान्य भाषा में कहें तो उसे आप एक उपलब्धि के तौर पर देखते हैं? देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हम लोग कहते हैं कि हम कार्यकर्ता आधारित संगठन हैं और कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते से माननीय अमित शाह जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ मजबूत तो सब कुछ मजबूत है। चुनाव हो, कोई अभियान हो, तो भारतीय जनता पार्टी के बूथ को मजबूत करने का जो अभियान है, इसमें जब हमने ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर यह संकल्प लिया कि सभी कार्यकर्ता 10 दिन 10 घंटे और 100 घंटे 10 दिन में समय का समर्पण करके संगठन को मजबूत बनाएंगे, कार्य विस्तार, कार्य का सुदृढ़ीकरण करेंगे। आज मुझे इस बात का सुकून भी है, बहुत खुशी भी है और इस बात का गर्व भी है कि यही भारतीय जनता पार्टी है। जो भारतीय जनता पार्टी नीचे बूथों पर काम करती है, तो तकनीक के युग में डिजिटलाइजेशन का काम हमने, और फिजिकल वेरिफिकेशन तो 100% बूथों पर हुआ,
लेकिन डिजिटलाइजेशन का काम जो बड़ा कठिन काम था, कहीं नेटवर्क नहीं है तो कार्यकर्ता पहाड़ी पर चढ़ के नेटवर्क ढूंढ रहा था, कहीं कार्यकर्ता दिन में लोग नहीं मिले तो रात को बैठक कर रहा था, कहीं कार्यकर्ता पानी की टंकी पर इसलिए चढ़ रहा था कि वहाँ नेटवर्क आ जाएगा और फीड करेंगे। ये जब मैंने देखा तो मुझे तो बहुत संतुष्टि हुई कि भारतीय जनता पार्टी सब दलों से अलग क्यों है, क्योंकि कार्यकर्ता किस प्रकार से काम करता है। तो बूथों पर 90% से ऊपर डिजिटलाइजेशन जो होना ये सामान्य घटना नहीं थी, ये बड़ा सुकून देता है। आप लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, उन चुनिंदा अध्यक्षों में हैं जो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहा है। मैं जानना चाहूँगा वो ऐसा पल, वो दृश्य देखकर, क्योंकि आप उस पार्टी से जुड़े हुए हैं जिसके संगठन की विचारधारा को बरसों से खुद आप जीते आए हैं, आप उन चुनिंदा उस कार्यकर्ताओं में से एक हैं जो इससे बड़े पद तक पहुँचे हैं। वो ऐसा पल जब आप जनता के बीच में गए जिसने आपको भावुक कर दिया। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि कार्यकर्ता, हम लोग जब घूमते हैं, कार्यकर्ता के घर जाते हैं, मिलते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जिस शब्द का हम उपयोग करते हैं कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन, कार्यकर्ता आधारित संगठन, तो वास्तव में ही वो कार्यकर्ता आधारित संगठन है। मैं उज्जैन के पास एक गांव में गया था बूथ विस्तारक योजना में। वहाँ जब हमारे 81 वर्षीय हमारे एक कार्यकर्ता जनसंघ के, जब मैं उनसे मिला, हमारे मीडिया के मित्र भी साथ में थे, तो जब उनको देखा, उनका सम्मान किया तो बड़े भावुक हो गए और उनके आंखों में आंसू आ गए। तो मीडिया के लोगों ने पूछा कि दादा आपको क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि साहब हम जब जनसंघ का काम करते थे तब लोग हमें पूछते थे कि आपको तनख्वाह मिलती है, तो हम कहते तनख्वाह नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा आप क्या मिलता है, बोले कुछ नहीं मिलता, तो फिर क्यों काम करते हो। तो बोले हमने कहा था कि हम बताएंगे, वक्त आएगा कि हम क्यों काम करते हैं। आज मेरा प्रदेश का अध्यक्ष मेरे घर आकर के मेरा सम्मान कर रहा है। मुझे 81 वर्ष हो गए, मैं चल फिर नहीं सकता, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जिसका हमने काम किया, जो उसका प्रदेश अध्यक्ष मेरे घर आया है, तो ऐसे जो क्षण हैं ये क्षण बहुत भावुक करते हैं, क्योंकि जिन्होंने त्याग, तपस्या, और मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक बलिदान का संगठन है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 के लिए बलिदान किया, जिसके आधार पर जनसंघ बना और भारतीय जनता पार्टी बनी। मैं उस संसद का सहभागी बना कि जिसके लिए हम नारा लगाते थे विद्यार्थी परिषद में, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और उसके लिए बलिदान देने के लिए देश का नौजवान जम्मू कश्मीर की ओर, हम मुझे ध्यान में 1990 में ऊधमपुर तक हम लोग गए थे, जब हमारी माता बहनों के वक्षस्थलों पर आतंकवाद के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद गोद दिया जाता था। तो इतने भावुक क्षण थे। लेकिन जब वो धारा 370 हटी, जिसके लिए जनसंघ और बीजेपी बनी, तो ये भी एक बड़ा अलग प्रकार का भावुक क्षण था, जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे थे, जिसके लिए जनसंघ भारतीय जनता पार्टी बनी। वो कलंक भारत माता के सिर मुकुट पर अब नहीं है, स्वतंत्र भारत माता है, और कश्मीर उस धारा 370 से भी आज़ाद हो गया है। तो ये क्षण भी एक अलग प्रकार के क्षण थे। आपकी छवि बड़ी साफ सुथरी नेता की रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी लगातार आपको निशाने पर लिए हुए हैं, कैसे देखते हैं आपके ऊपर सीधे तौर पर अवैध माइनिंग के उन्होंने आरोप लगाए। देखिए, मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, तो नेचुरली 2 बार कोई मुख्यमंत्री रहा है तो मैं तो उनका बहुत बेहतर सम्मान करता हूँ। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, और मैं तो आज ये कहूँ कि मैं चैलेंज करता हूँ, तो ये भी मुझे कोई घमंड नहीं है इस बात का कि मैं अच्छा काम करता हूँ। और ऐसे आरोप प्रत्यारोप करने वाले लोग, उन्होंने जब व्यापम हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, तब उन्होंने कहा था कि वी.डी. शर्मा सबसे बड़ा हीरो है इसका। मैंने हाई कोर्ट के अंदर उस पर मानहानि का दावा प्रस्तुत कर रखा है, उसका जवाब नहीं दे पा रहे वो। तो पता नहीं क्यों उनको क्या लगता है। तो मैंने बीच में कुछ कड़े शब्द भी कहे थे जो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं उनको चैलेंज करता हूँ। मेरे जीवन के अंदर अगर एक दाग दिखा देंगे ना, तो मैं वो सामने आकर के मुझसे बात करें, तब उनको पता लगेगा ये इस प्रकार से झूठ और छल कपट की राजनीति क्यों करते हैं, किसके सहारे पे करते हैं, पता नहीं। इस समय देश में एक पोलराइजेशन का दौर चल रहा है, हमारी भाषा में जो पत्रकार इस्तेमाल करते हैं कि ध्रुवीकरण हो रहा है। क्या आपको लगता है कि वाकई में ध्रुवीकरण है, या आपको लगता है कि वो असल मुद्दे हैं जो बरसों से दबाए गए हैं, वो अब निकल कर सामने आ रहे हैं। मैं हिजाब कंट्रोवर्सी से लेकर, मैं ट्रिपल तलाक से लेकर तमाम उन धार्मिक पहलुओं की बात कर रहा हूँ जो इस समय सुर्खियों में है। देखिए, ऐसा नहीं है। इस देश के अंदर इस प्रकार के जो लोग हैं, जो इस प्रकार की पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसे मुद्दों को उठाकर, जिनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, कोई विकास की बात नहीं है, तो उन लोगों के लिए समस्याएं हैं। और उस प्रकार के लोग, ओवैसी जैसे लोग क्या करेंगे, वो कहते थे कि धारा 370 हटाई, कश्मीर जल जाएगा, भारत में आग लग जाएगी, भारत टूट जाएगा। अमित शाह जी ने कहा ना भारत टूटेगा ना कश्मीर जलेगा। लेकिन देश विरोधी काम करने वाले लोग जेल के अंदर जरूर जाएंगे। तो ऐसे जो लोग हैं वो इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं। कैंपस पढ़ने के लिए, कैंपस संस्कारों के लिए, कैंपस
व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, इन बातों के डिस्कशन के लिए क्या। और किसने कहा कि कोई कौन क्या पहन के आएगा, कौन नहीं पहन के आएगा, कभी किसी ने नहीं कहा। लेकिन इस प्रकार के लोग जानबूझ करके एक वर्ग और एक धर्म विशेष के लोगों को प्रवोक कैसे करें, कैसे क्रिएशंस पैदा हों, तो ये दुर्भाग्यजनक है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और कानून से चलेगा, शरीयत के कानून से नहीं चलेगा। जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वी डी शर्मा जी, आप सांसद भी हैं, बड़े नेता हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में विकास अब एक मुद्दा है, या फिर जो तमाम जो सेंटिमेंटल जो मुद्दे हैं, जो हम कह सकते हैं कि धार्मिक मुद्दे हैं, तो जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर विकास ही बड़ा मुद्दा है। भारत के प्रति मान सम्मान जो दुनिया के अंदर बढ़ा, ये मुद्दा है जो इन लोगों से झिलता नहीं है। इसलिए विकास, गरीब कल्याण की वो योजनाएं जो गरीबों का जीवन बदल रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मुझे पूर्ण विश्वास है कि केवल चुनाव जीतेंगे नहीं, हम प्रचंड बहुमत के साथ इन चुनावों को जीतेंगे। मध्य प्रदेश में हिंदुत्व मुद्दा होगा या विकास? मध्य प्रदेश के अंदर विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण का जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का हमारा अभियान चला है और हर गरीब का जीवन बदला, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। एक पारिवारिक सवाल भी, क्योंकि इतने व्यस्तता आपकी रहती है, अब पारिवारिक जिम्मेदारी भी हैं, आप पिता भी बन चुके हैं, कितना समय दे पाते हैं? घर वाले नाराज तो नहीं होते? प्रयास करता हूँ। मेरी छोटी अभी बच्ची है, अभी 7 महीने की हुई है, तो उसका कभी प्यार मिलता है, उतना ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, तो कष्ट तो होता है। लेकिन चूँकि ये जिम्मेदारियाँ भी हैं, वो जिम्मेदारी भी है, तो उसको एक समन्वय बनाने का प्रयास करते हैं। वी डी शर्मा जी का अगला जो लक्ष्य है, या अगला खुद को कहाँ देखते हैं? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा स्टेट में कोई बड़ा पद होता नहीं है संगठन में। अक्सर हम देखते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कई बनते हैं, उसके बाद फिर उनका कई लोग नेपथ्य में भी चले जाते हैं। आपका अपना अगला लक्ष्य, आप खुद को कहाँ पाते हैं कि ये बड़ी जिम्मेदारी के बाद मेरा अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो जी हमेशा एक ही लक्ष्य रहता है, जो काम मिला है उस काम को अच्छे से अच्छा कर सकें, और मैं प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, साफ गोई से अपने बात कहते हुए अगले लक्ष्य के बारे में उन्हें बता रहे हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, विकास उनका एक बड़ा मुद्दा रहेगा और संगठन की मजबूती को लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं। कैमरामैन आनंद, विदुर झा और उत्तम सरकार के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।